हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन बाई वन करके 67th बीपीएससी मेंस जो भी स्टूडेंट लिखने जा रहे हैं उनके लिए मैं मॉडल आंसर दिया करूंगा। जो भी मॉडल आंसर होगा वो A to Z होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछा गया तो आप इसको लिख पाओगे। और मॉडल आंसर इसलिए क्योंकि जानकारी तो हर आदमी के पास है, लेकिन वहां पे जब लिखते हो तो टाइम कम होता है, हेडिंग्स होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर वे होना चाहिए। तो जब आप लिखते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। जब मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं तो कितने 24 मार्क्स तक भी मिल जाते हैं, 26 मार्क्स तक भी मिल जाते हैं, किसी को 20 मिलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जब अच्छा आंसर आपका होता है, पहले से ही बना बनाया होता है, तो वहां टाइम भी नहीं लगता है। और ये क्वेश्चन वो हैं जो रिपीट होते हैं हर बार। मैं बोला 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार जो रिपीट होते हैं, उनमें से भी 6 आएंगे, 6 में से आपको 3 लिखना होगा। तो आपका चॉइस होगा कौन लिखना है कौन नहीं। चलिए इस पे आ जाते हैं, ये मॉडल आंसर है क्या। क्वेश्चन जैसे पूछा गया, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उनकी गति तथा परिणाम बताइए। तो उसका गति तीव्रता क्या थी संथाल विद्रोह की, कारण क्या थे उसके, और परिणाम। टोटल 3 पार्ट में, लेकिन इस क्वेश्चन को जो मैंने लिखा है वो उससे भी ज्यादा पार्ट में है। आगे चल के बताएगा कि वर्तमान में भी इसकी क्या है, प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, संथाल पूरे भारतवर्ष के भागलपुर से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे। ठीक है, भागलपुर जो राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र था ना, बिहार में जो राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र था दक्षिण पूर्व में। ठीक है, राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में ये मेनली संथाल बसे हुए थे। आपके झारखंड में भी आता है उसका बहुत बड़ा पोर्शन। इनका मुख्य क्षेत्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। ठीक है, संथाल पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जनजाति के रूप में विद्यमान है। जो संथाल जनजाति है वो ये बोल रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में वन ऑफ द सबसे बड़ी जनजाति है। ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध संथाल विद्रोह प्रथम सुसंगठित विद्रोह था। जैसे मैंने बोला ना कि जब 1900 में बात करेंगे अपन मुंडा विद्रोह की, तो सुसंगठित भी रहेगा और सुनियोजित भी रहेगा। लेकिन ये सुनियोजित नहीं था, ये विद्रोह सुसंगठित जरूर था, क्योंकि 60,000 से भी ज्यादा संथाल इन्होंने सिद्धू कानू चांद भैरव ने इकट्ठे कर लिए थे। तो इसी के बारे में ये बोल रहा है। तो इंट्रो हो गया आपका ये पूरा। अब आ जाते हैं उसकी मेन बॉडी पे। तो संथाल विद्रोह के कारण, जब कारण है तो एक आपने फ्लो चार्ट यहाँ पे बना दी, उसी के अंदर पे बाद में लिखोगे कि एग्जामिनर है उसको आइडिया लग जाए। सामाजिक कारण भी थे, धार्मिक भी थे, राजनीतिक भी थे, आर्थिक भी थे और तात्कालिक कारण भी थे। सामाजिक कारण में देखे ले रहे, जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उसके सामाजिक कारण रहेंगे, आर्थिक भी रहेंगे, क्योंकि ये जो इनकी जमींदारी बंदोबस्त आया था, स्थायी बंदोबस्त। आर्थिक कारण साहूकार, महाजन, लगान वसूली, है ना, जमीन पे बेदखली। तो आर्थिक कारण भी रहेंगे, धार्मिक भी कारण रहेंगे, क्योंकि मिशनरियां क्या करेंगी, धर्म का अपना प्रचार प्रसार करेंगी, लोगों को कन्वर्ट कराएंगी, प्लस इनके धर्मों की आलोचना करेंगे। तो धार्मिक ये 3 कारण तो रहेंगे। अब आ जाते हैं सामाजिक कारण। संथाल जनजाति के अंतर्गत पाहन प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत उनके देवताओं की पूजा की जाती थी। संथालों के द्वारा अपने में से पुरोहितों का चुनाव किया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा इस पाहन प्रणाली को ठेस पहुंचाई गई, अतः संथाल उग्र हुए। तो संथाल की एक अपनी पारंपरिक प्रणाली थी जिसको क्या बोलते थे, पाहन प्रणाली, है ना। इस प्रणाली में ये क्या करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप किया तो संथाल क्या होंगे, उनके अंदर क्रोध आएगा उनको। दूसरा धार्मिक कारण था, ईसाई मिशनरी है मेनली। ठीक है, तो इन्होंने बोला ईसाइयों द्वारा इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाएंगे। ठीक है, इसका कॉमा है, जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन कराकर इन्हें ईसाई बनाया गया। इस कारण इनमें असंतोष बढ़ा। फिर आ जाते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबको पता है अंग्रेज क्या कर रहे थे। अंग्रेज की जो प्रशासनिक प्लस न्यायिक व्यवस्था थी, प्लस न्यायिक, ये अत्यंत ही शोषणकारी थी। ये ज्यादातर सपोर्ट किसको कर रही थी, जमींदारों को, साहूकारों को, महाजनों को। मीन्स अगर ये लोग जबरदस्ती भी कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ये लोग अगर जाते थे कोर्ट में या प्रशासन के पास,
तो ये क्या करते, या तो सुनवाई नहीं होती थी, सुनवाई होती थी तो अधिकतर मामला किसके पक्ष में जाता था, इन लोगों के साथ में। तो ये राजनीतिक का, संथालों का अपना एक राजनीतिक ढांचा था। इसके अंतर्गत वे समाज में अपने लोगों के बीच में से ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते थे, ठीक है, जिसको एक पुरहा पंचायत बोलते थे मेनली, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अपने लोगों में से ही क्या करते थे, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते थे। इसे पुरहा पंचायत के नाम से भी जाना जाता था। दिक्कुओं के द्वारा पुरहा पंचायत की मान्यता को खत्म कर दिया गया। दिक्कुओं ने क्या किया, दिक्कु बोलता था बाहरी लोगों को, जो बाहरी लोग थे वो दिक्कु हो गए। उन्होंने क्या किया, पुरहा पंचायत की मान्यता को खत्म कर दी। तो अपने में से ये लोग चुन नहीं पाएंगे, तो इनके अंदर रोष फिर से उत्पन्न होगा। आर्थिक कारण में आ जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा कर वसूलने की जिम्मेदारी दिक्कुओं, जो बाहरी लोग थे, मैदानी लोग थे, उनको दे दी अंग्रेजों ने कर वसूलने की जिम्मेदारी, तथा स्थानीय जमींदारों को दे दी। पहले एक ही कर देना पड़ता था, परंतु दिक्कुओं द्वारा अलग अलग कर की मांग की जाने लगी। इससे संथाल महाजनों की चपेट में आ गए। महाजनों क्यों, कर होता था, कर की वसूली नगद में होगी, नगद में होगी, फिर फसल उगाएंगे, फसल का उतना दाम नहीं मिलता था, तो ये साहूकारों महाजनों से क्या करेंगे, लोन लेंगे, और उनकी चपेट में आ गए। ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो साहूकार महाजन क्या रजिस्ट्रों में भी हेरा फेरी कर देते थे, तो बराबर इनको कर्ज के बोझ तले दबाए रखते थे। महाजनों द्वारा ऋण वृद्धि करने के कारण जनजातियों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। पांचवा कारण, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था, संथालों के जंगली क्षेत्रों में रेलवे के निर्माण को लेकर संथालों से बेगारी कराई जा रही है। संथाल आसाम वगैरह, आसाम हो गया, आगे चल के आसाम में जो विद्रोह होगा वहां पे भी क्या होगा, सिंगापुर। तो इन विद्रोह में क्या होगा कि मेन रीजन यही रहेगा, रेलवे का निर्माण का, यहाँ पे बेगारी कराई जाएगी, इनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाएगी, तो संथाल क्या होंगे, क्षुब्ध हो जाएंगे। इससे संथाल क्षुब्ध हुए और एक संथाल ने दरोगा की हत्या कर दी। एक संथाल ने क्या हुआ, रोष में आके एक दरोगा की हत्या कर दी, और यहीं से ही विद्रोह प्रारंभ हो गया, क्योंकि दरोगा और प्रशासन ने रिटेलिएट किया, वो अपनी पूरी फौज लेके पहुंचे, तो यहाँ से संथालों ने भी तैयारी कर ली और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, दो ही उद्देश्य थे। पहला, सामाजिक राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, ठीक है, अपनी स्वयं की पुरहा पंचायत को बहाल करना, ठीक है। दूसरा, दिक्कुओं को बाहर करना, जो बाहरी आदमी है, मैदानी लोग हैं, उनको बाहर करना, जो साहूकार बन के बैठे थे, जमींदार महाजन बन के बैठे थे, और भी करार वसूलने का काम कर रहे थे। इसका स्वरूप क्या था विद्रोह का। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, चारों ये भाई थे, 4 सहोदर भाई थे। इन्होंने बहुत कम समय में ही 60,000 संथालों का एक समूह बना लिया। समूह का एकमात्र उद्देश्य दिक्कुओं को बाहर भगाना तथा अपना सामाजिक क्षेत्र स्थापित करना था, ठीक है। ये समूह का एकमात्र उद्देश्य था। असफलता के कारण, अब जितने भी जनजाति विद्रोह हुए उनकी असफलता के कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ। पारंपरिक हथियार रहेंगे इनके पास, संगठन का अभाव रहेगा, कोई एक ढांचा नहीं रहेगा, सुनियोजित एक प्लान नहीं रहेगा, ठीक है। तो पारंपरिक हथियारों द्वारा युद्ध लड़ा गया, और इसका अपोजिट ब्रिटिश के पास ये सारी चीजें रहेंगी। ब्रिटिशों के पास उन्नत हथियार तथा सैन्य नेतृत्व था। परिणाम पे आ जाते हैं। विद्रोह के परिणाम क्या हुए, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास हुआ। अंग्रेजी में ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया इन्होंने, अंग्रेजों ने। इसमें भागलपुर तथा राजमहल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया जिला संथाल परगना बनाया गया। इस क्षेत्र को क्या करेंगे, गवर्नर के अधीन कर देंगे। ग्रामीणों को वहां की व्यवस्था सौंप दी गई, पुरहा पंचायत बहाल कर दी गई इनको। संथाल जिला को नॉन रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है सीधा गवर्नर, तो गवर्नर जनरल था, वायसराय, वो उसके अंतर में आ जाएगा संथाल परगना। यहाँ पे नॉर्मल नियम कानून लागू नहीं होते। अब इसकी प्रासंगिकता का मतलब क्या होगा, वर्तमान में क्या इसका महत्व है। तो वर्तमान में सरकार द्वारा झारखंड है तो झार और क्राफ्ट नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे वनोत्पाद को खरीदा जाएगा। इस कार्यक्रम के द्वारा वनोत्पाद को ये लोग खरीदेंगे। 27% आबादी का रोजगार जंगल आधारित है। आज भी 27% आबादी जो है उसका रोजगार जंगल आधारित है। कैसे, क्योंकि लघु वनोपज जो होती है जंगलों से प्राप्त करते हैं ये लोग, लकड़ियां प्राप्त करते हैं, ईंधन के लिए प्राप्त करते हैं, चारा प्राप्त करते हैं इनसे,
अगला, वनोत्पादों को टीहक कमेटी द्वारा एमएसपी के अंदर 42 उत्पादनों को शामिल किया गया। ये जो वनोत्पाद होते हैं इसके 42 उत्पादन, ठीक है, चिरौंजी हो गई, जैसे तेज पत्ता हो गया, 42 उत्पादनों को किसके तहत शामिल किया गया? एमएसपी के तहत। किस कमेटी द्वारा बोला गया था? टीहक कमेटी द्वारा बोला गया था। उपर्युक्त विवरण, अब ये निष्कर्ष आगे आखिरी मोड़ है। उपर्युक्त विवरण के अलावा सरकार ने सिधू कान्हू के नाम पर दुमका विश्वविद्यालय का नामकरण किया। दुमका झारखंड में पड़ता है, उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी इन्होंने किसमें? सिधू कान्हू के नाम पर कर दिया, क्योंकि इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रकार से स्वतंत्रता के लिए ही लड़ाई लड़ी। तथा उनके नाम पर 2000 के बाद से मेला का आयोजन किया जा रहा है। इससे संथालों की स्थिति में सरकार द्वारा सुधार किया जा रहा है। ये बता दिया है कि अभी प्रेजेंट में इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या क्या हो रहा है, उस चीज का महत्व क्या है। तो इस क्वेश्चन के पार्ट देख लो कितने हो गए। प्रासंगिकता हो गई 4-5 पॉइंट में, निष्कर्ष हो गया बढ़िया से, इसके बाद परिणाम हो गए, इसके 1-2 परिणाम मैंने बता दिए इधर से, ठीक है, असफलता के कारण हो गए, इसके बाद आपका स्वरूप हो गया, उद्देश्य हो गए, और इसके बाद तात्कालिक कारण, ये सारे फिर कारण हो गए आपके, और फिर ऊपर इंट्रो तो था ही। तो मतलब एक आपका विस्तृत आंसर बन गया है। अब संथाल से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा, आप इतना पढ़ के जाओगे, आप कर दोगे, क्योंकि और इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन यही बनेंगे, एक आध की संथाल और उनके बीच मुकाबला जो था, बराबरी का नहीं था, संथालों के पास हथियार नहीं थे, सब में यही आपको लगाना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी हम किसी न किसी उस पे टॉपिक पे, जो टॉपिक आपका आएगा, मीन्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर नेक्स्ट वीडियो होगा, उस पर भी हम एक मॉडल आंसर देंगे आपको। आगे चल के हम करंट के टॉपिक्स पे भी मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारा मॉडल आंसर होगा जो ओवरऑल कवर करेगा, है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि एक डायरेक्शन में आपको दे दिया। खासतौर से जो आगे जो मॉडल आंसर करंट वाले आएंगे, वो हम आपको विजन 365 आता है, मेंस का विजन आईएएस का, उसमें जिस हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में एक हेडिंग, मतलब टोटल 5 से 6 हेडिंग, और 6 हेडिंग होंगी, मतलब 6 डायरेक्शन, और हर हेडिंग के अंदर 6 से 7 पॉइंट, इस प्रकार से हम आपको देंगे, जिससे कि आपका एक बेस्ट आंसर बने। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो हम यहाँ पे डालते हैं तो वो आपके पास तुरंत पहुंचे। दूसरी चीज, हमको भी उससे लगता है कि एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं, तो हम कोई मेहनत अगर कर रहे हैं, टाइम आपको दे रहे हैं, तो कम से कम हमें भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुंच रहा है, तब तो फिर वीडियो बनाने का मतलब होता है ना। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।